लंबी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार खोरीगांव में आज जो है वो नगर निगम की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज जो है वो सिर्फ मलबा उठाने का काम और जो जिन लोगों ने खाली किया था उन लोगों के मलबे को जो है वो नगर निगम की तरफ से सिर्फ खाली किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग पिछले कई दिनों से लगभग 22 दिन से भी ऊपर का समय जो है वो बीत चुका है। लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पे पूरे गांव के चारों तरफ तैनात है। आखिरकार आज जो है वो मलबा उठाने का काम नगर निगम की तरफ से शुरू कर दिया गया है और वो भी उन मकानों का जिनको जो है वो खाली करके जो लोग जा चुके हैं। लगभग 50 से 100 घर ऐसे हैं जिन लोगों को यहाँ के स्थानीय लोग खाली करके जा चुके हैं। तो आज नगर निगम की टीमें जो है वो यहाँ पे पहुंची हैं। एहतियातन के तौर पर जो है वो भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पे लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना से बच सके। देर रात जो फरीदाबाद के उपायुक्त और नगर निगम कमिश्नर हैं उन लोगों ने बैठक करके साफ तौर से बताया था कि 24 घंटे का समय खोरीगांव के लोगों को दिया है और 24 घंटे के दौरान जो है वो लोगों को अपने मकान खाली करने होंगे और जो सामान अपना यहाँ से ले जाना चाहते हैं वो सामान ले जा सकते हैं। तो उसके बाद नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पूरे तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल पुलिस या प्रशासन किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं चाहता कि टकराव की स्थिति पैदा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि टकराव की स्थिति पैदा होती है तो बहुत बड़ा जो नुकसान है वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी के चलते जो है वो पुलिस प्रशासन और नगर निगम फूक के जो है वो कदम रख रहा है। पहले इस गांव को जो है वो हर संभव प्रयास करवाया जा रहा है कि पूरे तरीके से खाली करवा लिया जाए और उसके बाद जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन बाकायदा जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है वो देखिए निगरानी की जा रही है पूरे इलाके की। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि खोरीगांव के मामले को कहीं ना कहीं शांति प्रिय ढंग से निपटाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। और फिलहाल की बात करी जाए तो आज जो है वो मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया है। बाकायदा 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और 24 घंटे का समय खोरीगांव के लोगों को मिला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपने घरों का सामान यहाँ से शिफ्ट कर लें और जो मलबा या कबाड़ी को कुछ बेचना चाहते हैं तो तमाम वो सुविधाएं भी नगर निगम की तरफ से दी जा रही हैं। बाकायदा ट्रैक्टर नगर निगम की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं और साफ तौर से नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने एक ही बात कही है कि इस गांव को जल्द से जल्द, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको बहुत खाली करवाया जाएगा। तो इसी के चलते अब जो है वो कवायद शुरू कर दी है। 24 घंटे के बाद ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और उससे पहले जिन लोगों ने अपने मकान खाली कर देंगे तो उन मकानों को जो है वो नगर निगम का मलबा उठाने के लिए बाकायदा मुहैया करवाई जाएगी और इसके बाद जो है वो समय किसी को भी नहीं दिया जाएगा। साफ तौर से ये बात जिला अधिकारियों ने कह दी है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कभी राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं तो कभी किसान सड़क पर उतर आए हैं। आज पूरे देश में किसान बढ़ते पेट्रोल डीजल और सिलेंडर गैस के जो दाम हैं उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये बस्तारा टोल प्लाजा की है। यहाँ पर किसानों ने बैलगाड़ी को अपने कंधों पर ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। गैस सिलेंडर भी यहाँ पर है, खाली गैस सिलेंडर है क्योंकि भरने के जो पैसे हैं वो किसानों के पास नहीं है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन ये सरकार का फेलियर दिखाने के लिए किया जा रहा है और अपने देश को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। जो आम जनता उसको हम बताना चाहते हैं, जो ये पेट्रोल डीजल आपको मिल रहा है इसमें 60 से 70 रुपए टैक्स लग के आपको मिल रहा है। ये आपको 50 रुपए लीटर भी मिल सकता है अगर सरकार देना चाहे। ये वही सरकार है जब दूसरी सरकारों में तेल 65 रुपए लीटर था, ये कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी थी जो 350 में सिलेंडर मिलता था, ये सड़कों पे आके छाती पीट पीट के प्रदर्शन करते थे। आज वही सिलेंडर 850 है। आने वाले टाइम में ये भी हम बताना चाहते हैं किसान तो अपनी बैलगाड़ियां भी चला लेंगे, घास अपने खेत में उगा लेंगे और जो देश की आम जनता है वो कारों में चलती है, मोटरसाइकिलों में चलती है, वो किस में चलेगी? ये सारे देश का आंदोलन है। ये मैसेज पहले भी देते थे। सरकार के हाथ में नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है, पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रण करना। देखिए, आज से पहले क्या ये सरकार के हाथ में था जब ये प्रदर्शन करते थे, जब भी अगर वो सरकार के हाथ में नहीं था तो आज भी नहीं होगा।
तब ये प्रदर्शन करते थे। आज इनका टाइम आया और आज वही बैलर आज 30 रुपए लीटर है, 30 रुपए लीटर के हिसाब से बैलर के हिसाब से आ रहा है और ये 101 रुपए इन्होंने कर दिया। ये निकम्मी सरकार है। और ये बात इनको पहले मोदी जी कैसे कहते थे कि मैं आके कम करूंगा। अगर बात ये है कि हर जगह पर ये सरकार फेल हो चुकी है और ये सरकार बिल्कुल आम जन का एक जो दाल रोटी होती है वो भी खत्म करने जा रही है। देख सकते हैं किसान परेशान हैं और आम जनता परेशान है क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 100 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और इसलिए कभी राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, कभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और हल्ला सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। एक बार फिर डीजल में 2 पैसे और पेट्रोल में 34 पैसे की वृद्धि हुई है। हिसार की अगर बात करें तो हिसार में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें 98 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं और अगर वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 90 रुपये 59 पैसे पहुंच गया है। इन कीमतों के साथ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने भी किए जा रहे हैं तेल की कीमतों को घटाने के लिए, लेकिन तेल है कि कोई असर नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इन कीमतों के साथ वो कैसे अपना जेब खर्च चला रहे हैं। जी, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या लगता है? सर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। रोज़ देख लो, अभी कल परसों 97 लगाया था, उससे पहले 96 था। कांग्रेस सरकार में 76 था। अब बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी क्या करे बताओ। क्या लगता है आपको कि अभी कुछ इसमें राहत मिलेगी या इस तरह से बढ़ता ही जाएगा? आपके मन में क्या विचार हैं? भाई साहब इस हिसाब से तो बढ़ता ही जाएगा। इस महंगाई तो कम होगी नहीं, सरकार में सरकार चेंज होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी तो बिल्कुल ही मरता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी को अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अब इन कीमतों में कोई कमी तो नहीं आ सकती और ये इसी तरह से बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन हाँ उन्हें खासी परेशानी जरूर हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को फिर से कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में 2 अलग-अलग जगहों पर एनकाउंटर के दौरान 5 दहशतगर्द मार गिराए गए। आतंकियों पर सुरक्षा बल का डबल अटैक, आतंकियों की कायराना हरकत का करारा जवाब, दहशतगर्दों की हर साजिश नाकाम, 24 घंटे में 5 दहशतगर्द ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों की आंख में धूल झोंककर अपने नापाक इरादों को पूरा करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, लेकिन हर बार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। बावजूद इसके आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आते। एक बार फिर से आतंकियों को उनकी कायराना हरकतों को लेकर सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 अलग-अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये भी आपको बता दें कि पुलवामा के पूंछल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारे गए, तो वहीं कुलगाम में भी एक अलग एनकाउंटर में 2 और दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। अब सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि पूंछल इलाके में आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस 55 RR और CRPF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि सुरक्षा बलों की ज्वाइंट सर्चिंग टीम ने जैसे ही संदिग्ध स्पॉट को घेरा, आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर से आतंकियों को सुरक्षा बलों के सामने मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आते हैं। एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बड़ा सबक सिखाया। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीती देर रात सीएम फ्लाइंग ने मुरथल के ढाबों पर रेड की। हरियाणा में इन दिनों सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक बार फिर से टीम को कामयाबी हाथ लगी।
मुरथल में नेशनल हाईवे पर ढाबों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने एक के बाद एक कई ढाबों पर छापेमारी की है। इसी दौरान देह व्यापार में लिप्त 9 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 विदेशी युवतियां भी शामिल हैं, जबकि एक ढाबे में जुआ खेलते वक्त 12 युवक धरे गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि मुरथल के जो कुछ चुनिंदा से ढाबे हैं वहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे सूचना को सही मानकर और लोकल प्रशासन के साथ एसडीएम मैडम थी और डीएसपी साहब थे, लोकल पुलिस थी और सीएम फ्लाइंग की टीम थी। एक जॉइंट रेड की गई जिसमें चीज़ें सही पाई गई और कुछ अनैतिक कार्य करते हुए मिले हैं, जिसमें आगे मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मुरथल में ढाबों पर देह व्यापार और नशे का धंधा होने की शिकायत लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम को मिल रही थी। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने डीएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया। मौके से 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश भी बरामद किया गया। विदेशी महिलाओं में प्रथम दृष्टया जो उन्होंने बताया है, जो चीज़ें बताई हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए हैं, पर उन्होंने जैसे बताया उज्बेकिस्तान, तुर्की और रशिया से हैं और कुछ लोकल हैं जो दिल्ली से यहाँ पे स्पेशल इसी काम के लिए लाई गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज। सीएम फ्लाइंग ने रेड के बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। देखना अब यही होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आगे सामने आता है। भिवानी में एक वैगनार के आगे नील गाय के आने से हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होगी तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भिवानी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वैगनार कार के आगे नील गाय आने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दरअसल चरखी दादरी जिले के काकडोली गांव के निवासी एक परिवार के 6 लोग हिसार के पास 7 रोड गांव में अपने रिश्तेदारों के पास जा रखे थे। जैसे ही वो दुल्हेड़ी के पास पहुंचे तो उनकी कार के सामने नील गाय आ गई, जिस वजह से कार अनियंत्रित हो गई और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसके बाद इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से 3 ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये एक जसवंत हो गया जी, एक धर्मवीर हो गया, एक अरुण है, तीनों काकड़ोली से हैं। ये जी कोई रिश्तेदारी है, वहाँ जा रहे थे। ये वैगनार में थे जी और कोई नील गाय वगैरह बता रहे हैं जी। आगे आगे वो अनकंट्रोल हो गया, घायल हुए हैं जी। एक लेडीज हुई है और एक लड़का है छोटा। घायलों का उपचार कर रहे डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि ये सड़क हादसा नील गाय आने से हुआ, इसमें 3 की मौत हो गई। डॉक्टर संदीप ने बताया कि 3 घायल ठीक है, इनका उपचार चल रहा है। ये काकडोली हुक्मी के पास के थे, वो वहाँ के बताए जा रहे हैं। और जो ये वहाँ कोई दुल्हेड़ी गांव है, वहाँ इनके वैगनार में थे, आगे कोई नील गाय आ गई तो उसमें 3 एक्सपायर हो गए और 3 शायद हमारे पास यहाँ एडमिट है। 8 बजे के पहले का केस है। जो 3 एक्सपायर हुए उसमें एक अरुण है, एक धर्मवीर है, एक जसवंत है। बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा सड़क हादसा सामने आया है। ऐसे में जरूरत है कि हम ऐसे सड़क हादसों से सबक लें। सोनीपत से चोरी की एक और वारदात सामने आई है, जहां मिशन चौक पर चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े और उस दुकानों में से लाखों का सामान निकालकर रफू चक्कर हो गए। सोनीपत में चोर मस्त और पुलिस पस्त की कहावत चरितार्थ हो रही है। चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को कानों कान भनक तक नहीं लग रही। शहर के सबसे व्यस्त मिशन चौक पर चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर गए। ये वही चौक है जहां 24 घंटे नाका लगा रहता है। दिन रात वाहनों की चेकिंग होती है, लेकिन चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मानो चोरों को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। वहीं चोरी की वारदात को अंजाम देकर जाते वक्त ये चोर दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। हमारी दुकान जो है मिशन चौक पे है और यहाँ पे लगातार कई दिन से चोरी होती जा रही हैं। 15 दिन के दौरान कम से कम 20 दुकानों के ताले टूटे जा सकते हैं, जिसमें से हमारी दुकान का कल रात को सामान काफ़ी चोरी हुआ है। तीन स्टर लगते हैं अपनी दुकान में। तीनों दुकानों के तीनों स्टर
रात को तीनों स्टोरों के ताले टूट गए हैं। CCTV फुटेज में 4 बंदे आए हुए हैं, चारों एक ही इकट्ठे गए हैं और पुलिस प्रशासन जो है कोई ध्यान नहीं दे पा रही है इस बात पे। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? पुलिस को शिकायत कर रखी है। अभी 4 दिन पहले भी दुकान के ताले टूटे थे तो उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी यही निवेदन है, मतलब इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारा जो सामान चोरी हुआ उसका बरामद किया जाए। वारदात की सूचना मिलने के बाद जिले से विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान भी दुकानदारों का हालचाल पूछने पहुंचे और कांग्रेस विधायक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और जिले की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा किया। आज मंडी में यहाँ पहुँचे हैं। आज 2 दिन पहले भी इन्हीं दुकानों में चोरी हुई थी, इन्हीं के ताले तोड़े गए थे। आज फिर इन्हीं के ताले तोड़े गए हैं दोबारा से। क्या मानते हो आप? मैं ये मानता हूँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाक बंद करके सो रहा है। आए दिन हत्या, चोरी, डकैती, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार बिल्कुल आंख बंद करके सो रही है। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूं, सोनीपत प्रशासन से भी, जिन भी दुकानदारों की आज यहाँ पर नुकसान हुए हैं और इनके CCTV कैमरों में उनकी शक्लें भी पहचान में आई गई हैं, तो तुरंत इसकी कार्रवाई करके इसकी फुटेज लेकर उनको पकड़ने का काम करें। देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि आए दिन ठीक है, चाहे चोरी कहें, हत्याएं, डकैती, डेली इतनी ये घटनाएं घट रही हैं और पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। आज हालात ये है कि व्यापारी को अपने घर से अपनी दुकान तक आने में भी डर लगने लग गया है। कहाँ पर क्या वारदात हो जाए किसी को ये समझ नहीं आ पा रही कि पुलिस जो है क्या कर रही है। आज पीछे भी आज से 2-3 महीने पहले भी हम यहाँ आए थे मंडी में, जब भी लोगों की यही शिकायतें थी कि और कोई भी केस ट्रेस नहीं हो पा रहा। वहीं सिटी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार की माने तो सूचना मिलते ही मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमें सूचना मिली थी अभी मिशन चौक पुल के नीचे 7 लोग की दुकानों के तड़े टूटे हुए हैं, मौके पर पुलिस गई थी और जैसा भी हुआ। सर CCTV फुटेज भी सामने है, उसमें 3 चोर 4 चोर नजर आ रहे हैं, एक बाइक को उठाते भी लेकर जाते नजर आए हुए हैं। CCTV फुटेज का निकलवाएंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और अब पुलिस इस CCTV फुटेज को खंगाल रही है। अब देखना ये होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। सिरसा में फ्रेंड कॉलोनी के लोग पिछले 1 महीने से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में मोहल्ला वासियों में भारी रोष देखा जा रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ ही अब पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में लोगों को पानी की किल्लत रुला रही है। ताजा मामला सिरसा से सामने आया है, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग भीषण गर्मी के इस दौर में दोहरी मार झेल रहे हैं। करीब 1 महीने से कॉलोनी में पेयजल की किल्लत है। इस बाबत मोहल्ला वासियों ने कई बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए। हल तो हुआ लेकिन अधूरा। दरअसल प्रशासन की ओर से कॉलोनी में नया ट्यूबवेल लगवाया जा रहा है, लेकिन इसमें पाइप छोटे साइज की लगाई जा रही है, जिससे मोहल्ला वासियों में रोष है। साडी समस्या है जी, 1 महीने तो साडा पहला बोर बंद सीगा, पानी की शॉर्टेज सी, इस करके नवा बोर मंजूर करवाया गया और नवे बोर दे विच बोर हो गया है ते जिहड़ी मोटर है वो 30 हार्स पावर की पाई गई है। 250 फुट गहरा पानी है, वो 30 हार्स पावर की मोटर पानी उपर नहीं लिया सकती और उस तो वधिया जिहड़ा 4 इंच डिलीवरी पाउणी सी ओहदी बजाय 3 इंच डिलीवरी लिआंदी गई है। 3 इंच नाल पानी कलोनी का पूरा नहीं हुंदा। 1000 घर ने इत्थे, 1000 घर 4 इंच डिलीवरी का पानी 4 इंच प्रैशर पूरा करती सी। महकमे ने गलत काम किया है। 3 इंच डिलीवरी और 30 हार्स पावर की मोटर, 40 हार्स पावर तो बिना पानी नहीं पूरा हुंदा और 4 की डिलीवरी तो बिना पानी नहीं पूरा हुंदा। पहले 4 अपने डिलीवरी सी 4 इंच की, वो साडी डिपार्टमेंट लै गया बिना दस्सिया तो कलोनी वासियों को, वो जाके अगे शिफ्ट करती है। पुरानी पैप सानू पुरानी पैप दे देण, साडी वो चालू कर देण, नहीं तो इनू बंद किया जाए। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण सभी इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांग है कि ट्यूबवेल में बड़ी पाइप लगाई जाए, साथ ही मोटर की क्षमता भी बढ़ाई जाए। यहाँ पर इतना बुरा हाल है, भी लोग 35 दिनों से घरों में पानी नहीं है, शौचालय के लिए पानी नहीं है। वजह ये रही भी ट्यूबवेल काफी दिन पहले ये बैठ चुका था, लेकिन प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और पानी जब अंतिम टाइम पे जब ये ट्यूबवेल खराब हो गया उस टाइम ध्यान दिया गया, जब पब्लिक में हाहाकार मचना शुरू हो गया। तो पाइप छोटी डाली, वो तो सामने आपके साक्ष्य को प्रमाण है।
भी आपके सामने ही डल रही है बैग। तो ये चाहते हैं ट्यूबवेल का जो हमारी कॉलोनी की जो पानी भरपाई जो मोटर कर सके, जैसे 40 हाउस पावर की डाली जाए, 4 इंच पाइप लगाई जाए और पूरी कॉलोनी में पानी पहुंचे, तब हम जाके मतलब संतुष्ट होंगे। उससे पहले हम कोई संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे ताकि गर्मी के सीजन में लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना न करना पड़े। मोदी सरकार पार्ट 2 का कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिनमें 43 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। इनमें 36 नए चेहरे और 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, तो वहीं 12 दिग्गजों ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल हैं। पुराने 12 दिग्गज नेताओं की मोदी कैबिनेट से छुट्टी भी हो गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने वाले सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें खास तौर पर मोदी कैबिनेट में तवज्जो दी गई है। साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया गया है। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि किस नए चेहरे को शामिल इस मंत्रिमंडल में किया गया और किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अब सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री भी बनाया गया। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ चुका है, उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। पीयूष गोयल अब कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि काफी सुर्खियों में रहे, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, इसके अलावा आयुष मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बनाए गए। हरदीप सिंह पुरी को अब पेट्रोलियम मंत्रालय भी दिया गया। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि भरोसा जताया है और अपना कैबिनेट में शामिल किया। और मेरे क्षेत्र के जनता, अरुणाचल प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो। मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है। और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जिन राज्यों में चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उन राज्यों पर प्रधानमंत्री का फोकस ज्यादा रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खास बात ये भी रही कि मोदी मंत्रिमंडल से कई बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई, जिनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किया है, लेकिन फिर भी असल वजह अभी आना बाकी है। आइए अब जानते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। बिहार से 3 मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात से भी 3 मंत्री ही बनाए गए। हिमाचल से भी 1 मंत्री का कद बढ़ाया गया और अनुराग ठाकुर को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। पश्चिम बंगाल से 4 मंत्री बनाए गए। कर्नाटक से भी 4 मंत्री बनाए गए हैं।
महाराष्ट्र से 4 मंत्री बने। मध्य प्रदेश से भी 1 मंत्री चुना गया। पूर्वोत्तर से 4 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें अरुणाचल से किरण रिजिजू, असम से सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन, ओडिशा से 2 मंत्री भी बनाए गए, जिनमें से कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा तेलंगाना से आने वाले जी रेड्डी को भी प्रमोशन मिला है। तमिलनाडु से एल मुरुगन को भी जगह इस मंत्रिमंडल में दी गई है। उत्तराखंड से नए चेहरे के तौर पर अजय भट्ट का नाम सामने आया। मोदी कैबिनेट में पहली बार जीतकर आए कई युवा नेताओं को जगह दी गई है। इसके संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में यही युवा नेता पार्टी का चेहरा होंगे।